वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज के इस वीडियो से हम लोग इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज व्यवस्था शुरू करेंगे। और इसमें आज हमारा ये पहला लेक्चर होगा जिसमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे। तो शुरू करते हैं किस तरीके से हमारी भारतीय राज व्यवस्था और संविधान विकसित होता है। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा व्यापार करने के अधिकार प्राप्त करके भारत आती है। और 1765 तक, इसके पहले तक ये यहाँ पे व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, लेकिन इसके बाद में 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है इनके क्षेत्रीय शक्ति बनने की। इसके बाद में 1858 में सीधे कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन को चला जाता है और भारत के जो शासन का उत्तरदायित्व था वो ब्रिटिश क्राउन ले लेता है। और इस तरीके से फिर ये 15 अगस्त 1947 तक लगातार जारी रहता है। और इसके बाद में जब भारत स्वतंत्र होता है तो फिर एक संविधान की आवश्यकता महसूस होती है। और 1934 में एम.एन. रॉय, जो कि साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता थे, उन्होंने सुझाव दिया था संविधान से संबंधित। तो जब 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है तो उनके सुझाव को अमल में लाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आता है। यदि हमारे संविधान में बहुत सारी विशेषताएं थीं जो कि ब्रिटिश शासन से सीधे सीधे ली गई थीं और उनका हमारे संविधान पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं किस तरीके से ये विकसित होता है और कौन कौन से जो है अधिनियम कानून बनाए जाते हैं 1947 तक। तो सबसे पहले कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक रहता है। तो इसमें देखते हैं कौन से नियम कानून बनाए गए। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। नाम से ही दिख रहा है रेगुलेटिंग एक्ट है। हालांकि इसका संवैधानिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पहली बार इसी के माध्यम से जो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे उनको मान्यता मिली थी और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट? तो इसमें भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके कार्यों को नियमित और नियंत्रित करना था। तो अधिनियम की क्या विशेषताएं थीं ये देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले क्या होता है, जो बंगाल का गवर्नर होता है उस पदनाम को बदल गया और बदल के क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बना दी जाती है। और पहले गवर्नर जनरल जो बनाए जाते हैं वो कौन होते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं। इसके अलावा इसमें केंद्रीकरण की शुरुआत होती है। और क्या होता है इसमें, जो पहले मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल थे वो स्वतंत्र होते थे। अब उनको मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर होते थे वो स्वतंत्र होते थे। अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल हो गए उनके अधीन कर दिया गया मद्रास और बम्बई को, जबकि पहले ये स्वतंत्र थे। इसके अलावा इसमें क्या किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है 1774 में। और एक और काम होता है, यहाँ पे कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया जाता है और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके अलावा एक और गवर्निंग बॉडी बनाई जाती है जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ रेगुलेट करने का और नियंत्रण करने का प्रयास किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो इस एक्ट ने काफ़ी हद तक कंपनी पर नियंत्रण बना लिया। इसके बाद में एक और एक्ट आता है 1781 में जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। कुछ खास नहीं हुआ इसमें ऐसा। तो अभी जो नियंत्रण में कुछ कमी रह गई उसको भी दूर करने के लिए एक और एक्ट आता है 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट।
तो 1773 की कमियों को इसमें दूर करने के प्रयास किए जाएंगे इन दोनों ही एक्ट में। तो 1784 के एक्ट्स के द्वारा क्या किया जाता है, कौन सी विशेषताएं हैं, इसको देखते हैं। तो इसके माध्यम से जो कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्य थे उनको अलग अलग किया जाता है। तो पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था और अब दूसरा एक और बना दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दूसरा बना दिया गया। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया गया। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो क्या करता था, केवल व्यापारिक मामलों को देखता था, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है ये क्या करेगा, ये राजनीतिक मामलों को देखेगा। तो इस तरीके से द्वैत शासन की शुरुआत हो गई, एक व्यापारिक मामलों के लिए, दूसरा राजनीतिक मामलों के लिए। द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से दिख रही है हमें, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये अधिनियम किस तरीके से महत्वपूर्ण हुआ कि कंपनी के अधीन के जो क्षेत्र थे पहली बार उनको क्या कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, और इसके अलावा कंपनी के जो कार्य थे इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया। व्यापारिक और राजनीतिक दोनों ही मामलों में ब्रिटेन को अधिकार प्राप्त हो गया, कंपनी के ऊपर काफ़ी नियंत्रण हो गया। इसके बाद में 1833 का चार्टर आता है। इसमें ब्रिटिश भारत के जो केंद्रीकरण की दिशा में थे अधिनियम, उनमें ये काफ़ी निर्णायक था। किस तरीके से था, तो इस अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं। जो 1833 का अधिनियम था, इसने क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब इस तरीके से जितनी भी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ थीं वो सब भारत के गवर्नर जनरल में निहित हो गईं। इसके अलावा इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाली संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने भारत के, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। इसके अलावा जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे उनको विधायिका संबंधी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अब भारत के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्राप्त हो गए। इसके पहले जो कानून बनाए गए उनको नियामक कानून कहा गया, और अब जो बने उनको अधिनियम कहा गया। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक निकाय के रूप में गतिविधियां थीं उनको समाप्त कर दिया जाता है और उसको एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया इसके माध्यम से। इसके अलावा 1833 को जो चार्टर था इसने खुली प्रतियोगिताओं के आयोजन शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विरोध के कारण उनको समाप्त करना पड़ा, ये शुरू नहीं हो पाई। अगला अधिनियम आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके माध्यम से जो मुख्य कार्य होता है, तो जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए और 6 नए पार्षद जोड़ दिए गए। और इन्हीं पार्षदों को क्या कहा गया, जो विधान पार्षद थे, और यही लोग एक नई विधान परिषद गठित की गई उसके सदस्य बने। और इस शाखा ने ही क्या किया, एक छोटी संसद की तरीके से कार्य करना शुरू किया। तो इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। तो इस प्रकार पहली बार जो है विधान परिषद का गठन शुरू हुआ और केंद्रीय विधान परिषद बनती है 1853 के चार्टर के द्वारा। इसके अलावा इसमें एक और कार्य हुआ कि खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया और ये सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसके अलावा जो हमारी केंद्रीय विधान परिषद थी इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व का भी प्रारंभ किया गया और इसके तहत क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव कहाँ से किया गया, बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा। तो इसके माध्यम से स्थानीय प्रतिनिधित्व भी प्रारंभ हो गया 1853 के चार्टर के द्वारा हमारी केंद्रीय विधान परिषद में।
अगला अधिनियम आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब यहाँ से ताज का शासन शुरू होगा, कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और सीधे किसके अधीन चला जाता है? क्राउन के अधीन। तो ये आता है 1858 से। और इसमें महत्वपूर्ण ये कैसा क्यों हुआ? इसके पीछे 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसको एक नाम दिया गया भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। इसने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां जो थीं वो सब किसको ट्रांसफ़र हो गई? ब्रिटिश राजशाही को। देखते हैं इस अधिनियम की और क्या विशेषताएं थीं। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल था उसका पद नाम बदल दिया गया और भारत का वायसराय कर दिया गया। पहले वायसराय कौन बने भारत के? लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा यहाँ पे नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट जो दोनों बनाए गए थे, इनको समाप्त कर दिया गया और इनके समाप्त होने से जो द्वैत प्रणाली शुरू हुई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, वो समाप्त हो जाती है। इसके अलावा 1858 के अधिनियम से एक नए पद की शुरुआत होती है और वो है भारत के राज्य सचिव का पद, जिसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण दिया गया। ये सचिव क्या था? जो ब्रिटेन की कैबिनेट थी उसका सदस्य था और वो ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था। और इस भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया जाता है। परिषद का जो गठन किया गया वो एक प्रकार से क्या थी? निगमित निकाय थी, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इसके अलावा इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। तो इस अधिनियम के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसके बाद में 1861, 92 और 1909 में भारत परिषद अधिनियम बने। तो देखते हैं सबसे पहले 1861 के भारत परिषद अधिनियम की क्या विशेषताएं थीं। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की जाती है। किसके द्वारा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। तो यहाँ पे जो भारतीय होते हैं उनको गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित किया जाना शुरू किया जाता है। और 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। तो ये पहले 3 भारतीय थे। इसके अलावा इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी इनको पुनः विधायी शक्तियाँ दे दी। तो जो केंद्रीकरण की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी, यहाँ पर विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती दिखाई देती है 1861 के अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा इसमें और क्या हुआ? विधान परिषदों के गठन की शुरुआत होती है। कहाँ से? 1861 के अधिनियम से। सबसे पहले बंगाल में बनाया जाता है 1862 में, फिर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में। तो विधान परिषदों के गठन का भी शुरुआत कहाँ से होती है? 1861 के अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा पोर्टफोलियो प्रणाली, जो कि विभागीय प्रणाली थी, अलग अलग विभाग के लिए अलग मंत्री नियुक्त होंगे, इसकी शुरुआत भी की जाती है। और किसके द्वारा की गई? कैनिंग के द्वारा 1859 में, 1859। वही 1861 के अधिनियम के द्वारा एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई गवर्नर जनरल को, और इस अध्यादेश की अवधि क्या थी? 6 माह की थी। इसके बाद में 1862 का अधिनियम आता है, 1892 का अधिनियम आता है। इसमें जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें थीं, इनमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है और उन्हें बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा जो गैर सरकारी सदस्य थे
उनको भी केंद्रीय विधान परिषद में कुछ शक्तियां प्रदान की गईं। प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को कुछ शक्तियां अलग से मिली, जिसके तहत गैर सरकारी सदस्यों को वो नियुक्त कर सकते थे। तो इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए चुनाव का प्रावधान किया। किसने? 1892 के अधिनियम ने। इसके बाद 1909 के अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसने क्या किया? जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें थीं, इनके आकार को काफ़ी बढ़ा दिया और केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, लेकिन जो प्रांतीय परिषदें थीं, इसमें गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी जाती है। अब यहाँ पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति दी जाती है बजट से संबंधित। इसके अलावा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ जोड़ा गया और पहले ऐसे व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद के वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इसके अलावा इस अधिनियम ने जो सबसे बड़ा कार्य था, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इसको शुरू किया, अर्थात मुस्लिम सदस्यों को जो चुनाव है वो केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। तो इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता की शुरुआत कर दी थी। तो इस हिसाब से लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है भारत शासन अधिनियम 1919। इसने पहली बार घोषित किया कि एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी और वो भी क्रमिक रूप से। तो 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषताओं की बात करते हैं तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची बनाने की इसमें बात की गई कि उनके विषय अलग अलग होंगे और केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो जो प्रांतीय विषय थे उनको फिर से दो भागों में बांटा गया, एक थे हस्तांतरित और दूसरे थे आरक्षित। हस्तांतरित विषय जो होते थे उन पर गवर्नर अपने मंत्रियों की सहायता से कार्य करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, और जो आरक्षित विषय थे उन पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो केवल विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। तो इस प्रकार से फिर से हस्ताक्षरित और दूसरे कौन से? हस्तांतरित और दूसरे आरक्षित विषय। तो दोनों ने यहाँ पे फिर से शुरुआत कर दी द्वैध शासन की। द्वैध शासन व्यवस्था फिर से 1919 के अधिनियम से कहाँ शुरू होती है? प्रांतों में शुरू होती है। इसके अलावा इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनी व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी प्रारंभ की। द्विसदनी मतलब राज्यसभा और लोकसभा, दोनों के जो सदस्य थे उनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाना था। इसके अलावा वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना भी निश्चित किया गया इसके माध्यम से। वहीं पे जो 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की बात की गई थी, यहाँ पर सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी
पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पे मताधिकार था वो सीमित था। उसके आधार क्या थे? संपत्ति कर और शिक्षा। इन 3 आधारों पर मताधिकार प्रदान किया गया, अर्थात सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कार्य था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन इस अधिनियम के द्वारा किया गया और 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। और केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से यहाँ पे अलग कर दिया गया और साथ ही एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया, जिसका कार्य था कि 10 वर्ष के बाद जांच करना और अपनी रिपोर्ट देना। और इसी के आधार पर साइमन कमीशन आया था। तो अब देखते हैं थोड़ा सा साइमन कमीशन के बारे में। जो ब्रिटिश सरकार थी उसने 1927 में, यानी समय से 2 वर्ष पहले ही, नए संविधान में जो चीज़ें हुई थी भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए साइमन के नेतृत्व में एक आयोग को भेजा यहाँ पे। इसका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि आयोग के सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, इसलिए भारत के जो दल थे सभी दलों ने इसका विरोध किया। लेकिन आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की और उसने द्वैध शासन प्रणाली, राज्य में सरकारों का विस्तार और ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिशें की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए और इन सम्मेलनों के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। और इसके बाद में इस पर विचार करने के लिए ब्रिटिश संसद की एक समिति के समक्ष इसको रखा गया और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही भारत परिषद अधिनियम 1935 में इसकी सिफारिशों को शामिल किया गया। यहाँ पे सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में देखते हैं, क्या था ये? इसका भी प्रावधान किया जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की थी और इसे क्या कहा गया? कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड कहा गया। इसने जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया। इसके अलावा इसने दलितों के लिए भी इसमें विस्तार कर दिया। हालांकि ये लागू नहीं हो पाया क्योंकि गांधी जी इसके विरुद्ध थे और उन्होंने पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया और इसके बाद में अंबेडकर जी के साथ में एक पूना पैक्ट होता है जिसमें इनके लिए, दलितों के लिए स्थानों को आरक्षित कर दिया जाता है, लेकिन अलग निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है, उसको लागू होने नहीं दिया गया। पूना पैक्ट के माध्यम से इसको रोक लिया गया था। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। इसमें क्या होता है? इसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन का प्रयास किया गया। इस अधिनियम की विशेषताओं की बात करें कि क्या था इसमें? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की इसने, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां बनाई, संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां थीं वो वायसराय को दे दी गई। हालांकि जो देशी रियासतें थीं उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था, इसलिए संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई। दूसरा, जो प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, हस्तांतरित और आरक्षित विषयों को शुरू करके उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है और केंद्र में इस व्यवस्था को शुरू कर दिया जाता है। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन था वो समाप्त हो जाता है और केंद्र में ये शुरू हो जाता है। तो इस अधिनियम के माध्यम से जो राज्य थे उनमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जाती है। और यह व्यवस्था कब शुरू की गई? 1937 में, जिसमें जो गवर्नर था वो राज्य विधान परिषदों के लिए
उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह से कार्य करना था उसको। इसके अलावा 11 राज्यों में 6 में द्विसदनी व्यवस्था भी प्रारंभ की गई। कहाँ पे? बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में यहाँ पे द्विसदनी विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। हालांकि उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी थे। इसके अलावा दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया इसके माध्यम से। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इसके अलावा मताधिकार का यहाँ पे विस्तार किया गया। अब लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त हो गया था। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई इसमें, और इसने एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की। साथ ही प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की। और 1937 में एक संघीय न्यायालय स्थापित किया जाता है। इसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और सत्ता भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया था, क्योंकि वो अलग से जो है एक देश की मांग कर रहे थे। इसके बाद 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। और इसी दिन 3 जून को माउंटबेटन योजना जिसे कहते हैं, उन्होंने विभाजन की योजना पेश की थी। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और इस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बन गया। इस अधिनियम की और विशेषताएं देखते हैं क्या थी। क्या किया इसने? भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसके अलावा 2 स्वतंत्र डोमिनियनों, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की जिसको स्वतंत्रता थी। इसके अलावा वायसराय का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल के पद सृजित किए गए दोनों डोमिनियन में, भारत और पाकिस्तान में। इसके अलावा जो दोनों डोमिनियन थे, इन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति थी कि वे नए संविधान का निर्माण और कार्यान्वयन कर सकते थे। इसके अलावा ये जो स्वतंत्रता अधिनियम था इसको समाप्त भी कर सकते थे। तो इस तरीके से जितने अधिनियम हमारे बने हुए थे 1947 तक, कहाँ से? 1773 से हमने देखा किस तरीके से जो है कानून व्यवस्था विकसित होती है और इन सभी का प्रभाव हमारे संविधान पर आगे पड़ेगा, जिसमें हम अपने दूसरे लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से परिलक्षित होता है वो। इसमें थोड़ा सा और फैक्चुअल जानकारी देख लेते हैं कि जो 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कौन सदस्य थे और उनके पास कौन से विभाग थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू थे तो इनके पास में राष्ट्रमंडल और विदेश मामले थे। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके पास में गृह और सूचना प्रसारण मंत्रालय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। जॉन मथाई के पास में उद्योग और नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम जी के पास श्रम विभाग था। बलदेव सिंह जी के पास में रक्षा विभाग था। CH भाभा के पास खान और कार्य ऊर्जा। इसके अलावा लियाकत अली खां के पास में वित्त था। अब्दुल रब निस्तार के पास डाक और वायु। आसफ अली के पास रेलवे।
आई चुंदरीगढ़ के पास वाणिज्य था, राजगोपालाचारी जी के पास शिक्षा विभाग था, और जोगिंदरनाथ मंडल के पास विधि था, गजनफर अली खान के पास स्वास्थ्य विभाग था। तो ये सभी सदस्य इम्पॉर्टेंट है, जिनको याद रखना है कि अंतरिम सरकार में कौन शामिल था और उनके पास कौन से विभाग थे। इसके बाद में स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था 1947 का, उसमें कौन से सदस्य थे। क्वेश्चन इस तरीके से भी रहता है कि कौन से सदस्य अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी इसमें शामिल थे, लेकिन जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था उसमें शामिल नहीं थे। तो इसलिए ये याद करना जरूरी कि कौन से सदस्य किस में शामिल थे। तो स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल की बात करें तो इसमें जवाहरलाल नेहरू के पास में प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले थे। वहीं वल्लभ भाई पटेल जी के पास गृह और सूचना के मामले थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में खाद्य और कृषि था। वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास में शिक्षा, डॉक्टर जान मथाई के पास में रेलवे, आर.के. षणमुखम शेट्टी के पास में वित्त विभाग था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पास में विधि, और जगजीवन राम जी के पास में श्रम विभाग था, बलदेव सिंह के पास में रक्षा विभाग था। तो हम देख रहे हैं कई सारे विभाग जो अंतरिम सरकार में भी थे वो यहाँ पे भी उनके पास में है। इसके अलावा राजकुमारी अमृत कौर, इनके पास में स्वास्थ्य विभाग था, C.H. बाबा के पास वाणिज्य था, रफ़ी अहमद किदवई के पास संचार विभाग था, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, तथा V.N. गाडगिल के पास कारखाने एवं ऊर्जा विभाग था। तो इस तरीके से ये हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ। दूसरे लेक्चर में हम लोग संविधान के निर्माण को देखेंगे कि किस तरीके से हमारा संविधान निर्मित किया गया। थैंक यू।